बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने मेरी ना सुनी। मैं कॉलेज में छुट्टी के बाद भी पढ़ाई असाइनमेंट के लिए रुकी थी। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था, पर मुझे वक्त का अंदाजा न हुआ कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा मुंह और आंखें बांध दी और मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। अगले दिन जब स्टूडेंट्स कॉलेज आए तो मेरी मुर्दा हालत देखकर मुझे अस्पताल ले गए। मेरे घर वाले मेरी हालत देखते रो रहे थे। मेरी जहनी और जिस्मानी हालत बहुत खराब थी। जब महीने बाद मेरे होश संभलने लगे तो मैं चीखें मारती रोने लगी और सिर्फ ये कहने लगी कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। 2 दिन बाद ही मैं अपने कॉलेज की सबसे ज़हीन और होनहार तालिब इल्म थी। कॉलेज के तमाम असातिज़ा मेरी जहानत से मुतासिर होते। सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि मेरे चचा चाची और गांव में रहते मेरे वालिदैन मेरी तारीफ करते न थकते। मेरे गांव में लड़कियों को सिर्फ मिडिल तक तालीम दी जाती। अम्मा कहती, आमना तुम इतना पढ़कर क्या करोगी, वैसे भी लड़कियों को शादी के बाद घर ही तो संभालना होता है। मैं अपनी पतली सी नाक सुकड़ते हुए कहती, मुझे नहीं जाना अगले घर, मैं तो पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी तो वो मुझे खुद से दूर करने से खौफ से ही डर जाते। अब्बा ने इस बारे में चचा से बात की जो शहर में मुकीम थे और माली लिहाज से हम लोगों से काफी बेहतर थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी न थी, कमी थी तो बस औलाद की। इतने सालों के बाद भी चचा चाची औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे। औलाद की कमी उन्हें शिद्दत से महसूस होती थी तो उन्होंने फौरन से हामी भर ली कि आप आमना की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब से आमना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दूंगा, आप परेशान ना हो। और फिर आमना के यहाँ आने से सायमा का भी दिल लग जाएगा। चचा से बात करने के बाद अब्बा की परेशानी खत्म हो गई। मिडिल का रिजल्ट आने के फौरन बाद मैंने शहर जाने की रट पकड़ ली। अब्बा हंसते हुए बोले, अभी तो तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है, वहां जाकर हमारी याद आई तो आंसू बहाती रहना। मैं अब्बा के पास बैठी, अब्बा के कंधे पर सर रखते हुए बोली, अब्बा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे कोई गाड़ी लगवा दे, ऐसे मैं रोजाना घर आप लोगों के पास आ जाया करूंगी। अब्बा अम्मा की तरफ देखते हुए बोले, आमना क्या तो ठीक रही है, अच्छा मैं आज ही अकबर से इस बारे में बात करता हूँ। अब्बा ने चचा से बात की तो चचा बोले, भाईजान अभी आमना बच्ची है और यूं रोज रोज इसका गाड़ियों में धक्के खाना मुझे कतन मुनासिब नहीं लगता, और फिर मेरा यहाँ शहर में होने का क्या फायदा। और आप बेफिक्र होकर आमना को यहाँ मेरे पास छोड़ जाएं, बाकी सारे मामलात मैं खुद देख लूंगा। कुछ छुट्टियां घर में गुजारने के बाद अब्बा मुझे चचा के पास शहर छोड़ने के लिए ले गए। शहर की जिंदगी गांव की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी। हर कोई अपने काम में मसरूफ, किसी को किसी की कोई परवाही नहीं। मैं अपनी जिंदगी में पहली मरतबा शहर आई। जाते ही चची ने बहुत पुरखुलूस तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। चचा के घर जाकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मिट्टी के कच्चे घर से निकलकर किसी महल में आ बसी। चची ने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया तो मैं आंखें फाड़े इधर उधर देख रही थी। अब्बा मुझे देखकर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, सब्र रखो, अब तुम्हें यहीं रहना है, बाद में तसल्ली से पूरा घर देख लेना। मुझे छोड़कर जब अब्बा वापस गांव जाने लगे तो मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैं चाह के भी अब्बा से कुछ न कह पाई क्योंकि शहर में पढ़ने का फैसला मेरा खुद का था, ना कि अम्मा अब्बा का। वो तो मुझे खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे, ये तो मैं ही थी जो शहर जाने और वहां पढ़ने के लिए जिद कर रही थी। चाची और चचा मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। चाची का कहना था कि तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक आ गई है, वरना तो मैं अकेली सारा दिन घर में बोर हो जाया करती थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मेरे बगैर मेरे माँ बाप उदास होंगे। चाचा शफकत से बोले, जब तुम्हारा जी चाहे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें भाई और भाभी से मिलवाने के लिए ले जाया करूंगा। चचा के रूप में मुझे वहां भी प्यार करने वाला बाप मिला, जबकि चची के रूप में मां मिली। यूं ही 2 साल गुजर गए, पता ही न चला मैंने मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे जिले में टॉप किया। ये खबर मुझे चचा ने फोन करके बताई क्योंकि तब मैं गांव में थी। मेरी अम्मा और अब्बा मेरी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे थे। अब्बा मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोले, मुझे अपनी बेटी पर फख्र है जिसने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद मैंने अब्बा से बोला, अब्बा अब मैं आपको छोड़कर शहर नहीं जाऊंगी, आपके और अम्मा के बगैर मेरा वहां जी नहीं लगता। मगर अब्बा को शौक था कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूं और पढ़कर बहुत आगे जाऊं। अब्बा बोले, बेटी मैं तुम्हें यूं घर में बिठाकर तुम्हारी जहानत को ज़ाया नहीं होने दूंगा। यूं मैं एक बार फिर शहर आ गई क्योंकि मुझे अपने अब्बा के ख्वाबों को पूरा करना था, और उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक करने को भी तैयार थी। चूंकि मैं टॉपर थी इसलिए मेरा एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हुआ। इस दौरान चचा ने एक जिम्मेदार इंसान की तरह हर मामले में मेरा भरपूर साथ दिया। उस दिन कॉलेज में मेरा पहला दिन था। मैं जल्दी से तैयार होकर
खाने की टेबल पर आ बैठी। मेरी नजरें बार बार क्लॉक की तरफ उठ रही थी। कॉलेज में फर्स्ट डे होने की वजह से मैं बहुत पुरजोश थी। मैं चची को आवाज देते हुए बोली, चची प्लीज जल्दी से नाश्ता ले आए, आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है, मैं वक्त से पहले पहुंचना चाहती हूँ। चची गर्मा गर्म पराठे के साथ आमलेट और दूध का गिलास मेरे सामने रखते हुए बोली, आमना तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अभी काफी टाइम पड़ा है और ऐसा कभी हुआ है कि तुम लेट हो जाओ, और फिर अभी वैन आने में भी काफी टाइम है, तो तुम सुकून से नाश्ता करो और देखो कॉलेज में जरा संभल कर रहना, क्योंकि आज तुम्हारा कॉलेज में फर्स्ट डे है। सुना है सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर के साथ पहले दिन बहुत से प्रैंक करते हैं, तो मोहतात रहना। चची की यह बात सुनकर मैं दिल ही दिल में डर रही थी कि न जाने मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरी कोई स्कूल फ्रेंड मेरे साथ उस कॉलेज में नहीं जा रही थी। तो मैं खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं कोई बहुत बड़ा इम्तहान देने जा रही हूँ। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी। चची दोबारा से किचन से बाहर आई, मुझे यूं गुमसुम बैठा देखकर बोली, आमना किन सोचों में गुम हो, पहले तो तुम्हें लेट हो रहा था और अभी तक तुमने नाश्ता भी खत्म नहीं किया। चलो शाबाश, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, अभी वैन आने का वक्त हो गया है। और ये दूध का गिलास अब मुझे खत्म चाहिए, पहले की तरह रोज रोज कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसे ही खाओगी तो वीक हो जाओगी और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर सकोगी। मैं मुस्कुराते हुए बोली, चची आप तो अम्मा से भी सख्त हैं, वो भी ऐसे ही मेरे सर पर खड़ी होकर मुझे खिलाया करती थी। इतने में वैन भी आ गई। मैं अपना बैग कंधे पर डालती हुई बोली, चची दुआ करना आज का दिन बहुत अच्छा हो। बदले में चाची ने मुझे ढेरों दुआएं दी। कॉलेज में कदम रखते ही मुख्तलिफ खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। कॉलेज की जिंदगी रंगीनियों में डूबी हुई थी। गेट के अंदर दाखिल होते ही मेरे सामने कॉलेज की खूबसूरत इमारत थी, जबकि उस इमारत के दाएं बाएं घास ही घास और फूलों के खूबसूरत पौधे लगे हुए थे। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन था। मुझे कुछ समझ न आया कि मैं किस तरफ जाऊं, और किसी से पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। कितनी ही देर मैं ऐसी ही पोजीशन में खड़ी रही। मुझे यूं खड़ी देखकर मेरे पास कुछ सीनियर स्टूडेंट्स आई। होलिये से वो स्टूडेंट्स कम, जबकि मॉडलिंग करने वाली मॉडल्स ज्यादा लग रही थी। वो मुझे सर से लेकर पांव तक देखने लगी, क्योंकि मैं बहुत सादा थी। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि कॉलेज की लाइफ कैसी होती है। वो स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखती हुई बोली, न्यू एडमिशन। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मुझे इशारा करते हुए बोली, तो जाओ, तुम्हारी क्लास तो कब की शुरू हो चुकी है। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी क्लास किस तरफ है। तो उनमें से एक स्टूडेंट बोली, यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, सामने जो रूम है वहीं पर लेक्चर हो रहा है। मैं उन स्टूडेंट्स के कहे गए पते पर गई तो मेरे सामने प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर विराजमान थी। एकदम मेरे तो जैसे हवा उड़ गए। प्रिंसिपल मेरी तरफ देखते हुए बोली, जी बच्चे बोलिए, क्या चाहिए आपको। मैं बोली, सॉरी मैम, उस सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि यहाँ पर मेरा लेक्चर हो रहा है। सॉरी मैम। प्रिंसिपल बोली, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी आपकी क्लास में भिजवाती हूँ। मैं अपनी किताबें अपने सीने के साथ लगा दी, अपने क्लासरूम में चली गई। कॉलेज के पहले दिन ही मेरी दोस्ती क्लास फेलो शाजिया से हो गई। मेरी तरह शाजिया भी बहुत मासूम और भोली भाली थी, और थी भी बहुत सही। यूं हमारी दोस्ती खूब जमी। किसी वजह से अगर हम दोनों में से कोई एक भी गैर हाजिर होती तो हमारा सारा दिन बोर गुजरता, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की बहुत आदत हो गई थी। हमारी पूरी क्लास में किसी और से ना बनती थी। एक दिन सर हारिस का लेक्चर लेने के फौरन बाद मैं कैंटीन की तरफ गई, जहां शाजिया बैठी शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। उस दिन शाजिया बहुत खौफजदा सी थी। मैंने एक सरसरी सी नजर उसके चेहरे पर डाली और बोली, क्या हुआ है, आज बड़ी गुमसुम सी लग रही हो, सब खैर तो है ना। और तुमने सर हारिस का लेक्चर क्यों छोड़ा, तुम जानती हो ना आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और वही तुमने मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मुझे लगा उस दिन शायद शाजिया का लेक्चर लेने का मूड नहीं था, इसीलिए वो कैंटीन की तरफ आ गई, मगर वहां तो बात ही कुछ और थी। शाजिया बोली, आमना आज के बाद मैं कॉलेज के वैन में नहीं आऊंगी। मैं बोली, क्यों, क्या तुमने कॉलेज छोड़ने का इरादा कर लिया है या फिर घर वालों ने कॉलेज छोड़ने का बोला है। शाजिया बोली, नहीं यार, घर वालों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता है तुम्हें आज सुबह क्या हुआ। मैं तजस्सुस भरी निगाहों से शाजिया की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसी कौन सी कयामत आन पड़ी जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। शाजिया बोली, आज सुबह जब मैं घर से कॉलेज के लिए निकली, मैं वैन में चढ़ रही थी। ड्राइवर अंकल ने जानबूझकर मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा और उसे मसलने लगा। शाजिया अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए रोने लगी और बोली, जी चाहता है ये हाथ उतार कर फेंक दूं। मैं शाजिया के मजीद करीब होते हुए बोली, तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई। तो शाजिया ने अपना सर ना में हिलाया, उसकी आंखों से आंसू रवा थे। मैं उसे हौसला देते हुए बोली, शाजिया, हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो,
भीड़ और जल्दबाजी में बाज औकात हमें गलती लग जाती है। तुम परेशान मत हो। और देखो, ये बात अपने घर या कॉलेज में किसी से मत करना, वरना तुम्हारी बदनामी होगी। जितना सख्त तुम्हारे घर का माहौल है, ये ना हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में ही बिठा लें। इसीलिए बेहतर है कि खामोश रहो। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मैं शाजिया को रोककर अपने लिए ही खड्डा तैयार कर रही हूँ। अगर उस वक्त मैंने शाजिया को चुप रहने का ना कहा होता तो शायद जो कयामत मुझ पर बर्पा हुई थी वो ना होती। मेरे कहने पर शाजिया ने किसी से कोई बात न की, मगर मैंने देखा वो पहले की तरह ना तो किसी से इतना बोलती और ना ही बात करती, बल्कि सहमी रहती। मैं अक्सर उससे चिढ़ जाती और कहती, ये भी भला कोई परेशान होने वाली बात है जो तुम यूं हर वक्त परेशान सी बैठी रहती हो। उस वक्त मैं नहीं समझ सकती थी कि किसी गैर मर्द का छोटा सा अमल मासूम लड़की की बुनियादें हिला कर रख देता है। उस वाकये के कई महीनों बाद जाकर शाजिया नॉर्मल हुई। पेपर नजदीक होने की वजह से अब हम दोनों के दरमियान किसी और टॉपिक पर बात ही नहीं होती थी, बल्कि हर वक्त हम पढ़ाई में मगन रहती। मैं चाहती थी कि मैं जी जान लगाकर पढूं और पूरे पंजाब में टॉप करूं। इसीलिए अगर मुझे कॉलेज में ज्यादा वक्त भी गुजारना पड़ता तो मैं गुजार देती, क्योंकि मैं घर में बता चुकी थी कि पेपर नजदीक होने की वजह से अब मुझे कॉलेज में देर हो जाया करेगी। चूंकि शाजिया के घर का माहौल सख्त था, इसी वजह से वो छुट्टी के फौरन बाद चली जाया करती। इस दौरान मुझे उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती, क्योंकि हर काम हम मिलकर किया करते थे। अब जैसे मुझे शाजिया की दोस्ती की आदत सी हो गई थी। तबीयत खराब होने के बायस मैं गांव चली गई तो सर नवीद के कई लेक्चर मुझसे मिस हो गए। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज सर नवीद के जो लेक्चर मुझसे मिस हो चुके हैं उनकी असाइनमेंट तैयार कर लूं। वैन वाले अंकल मुझे बुलाने के लिए आए तो मैंने उनसे कहा, अंकल आप जाएं, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मैं खुद ही रिक्शे या टैक्सी से आ जाऊंगी। वो अंकल बहुत अच्छे और बुजुर्ग से थे। मुझे हिदायत करते हुए बोले, देखो बेटी, ध्यान से घर चली जाना, जमाना बहुत खराब है। मैं बोली, अंकल आप जाएं, फिक्र न करें, मैं चली जाऊंगी। अब मेरा आए दिन का काम है तो मुझे परेशानी नहीं होगी। आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। अंकल के जाने के बाद मैंने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो आधे से ज्यादा कॉलेज खाली हो चुका था। मैं मुंह में बड़बड़ाई, सब स्टूडेंट्स के जाने से पहले पहले मैं जल्दी से असाइनमेंट तैयार कर लेती हूँ, और ये काम सिर्फ लाइब्रेरी में हो सकता था। तो मैंने लाइब्रेरी का रुख किया, जहाँ बैठकर मैं सुकून से अपनी असाइनमेंट तैयार कर सकती थी। मेरे अलावा लाइब्रेरी में कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं था। मुझे अकेले बिल्कुल भी खौफ ना आया, क्योंकि ये मेरा रोज का मामूल था। मैं फारिग वक्त में लाइब्रेरी आती और वहां बैठकर सुकून से पढ़ाई करती। मैंने जल्दी से अपने बैग से पेंसिल निकाली, अपने सामने असाइनमेंट रखे, लिखने में मसरूफ हो गई। लिखते लिखते मुझे वक्त का पता ही ना चला। टाइम काफी हो चुका था। पेपर्स को इकट्ठा करते करते मेरे हाथ रुक गए। मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से कंप्लीट ही कर लूं। वैसे भी अब हर रोज तो लेट नहीं ना घर जा सकती, तो क्यों ना आज ही काम मुकम्मल कर लूं। मैं लिखने की नीयत से फिर बैठ गई। असाइनमेंट मुकम्मल होने के बाद मैंने पेपर्स जल्दी से बैग में रखे और बैग कंधे पर रखे बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। न जाने उस वक्त खौफ के मारे क्यों मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं अपने ख्यालों को झटकते हुए तेज तेज चलने लगी। लेट तो मैं पहले ही हो चुकी थी, मगर अब मैं मजीद ताखिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मुझे ज्यादा लेट हो गया तो चचा चची खामखा परेशान होंगे, और मैं बिला वजह उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं देना चाहती थी। यही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। बाहर आकर जैसे ही मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कॉलेज पूरा खाली हो चुका था। मेरे अलावा पूरे कॉलेज में कोई एक स्टूडेंट भी नहीं था। ये देखकर मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। अगरचे स्टूडेंट्स से कॉलेज खाली था, मगर गार्ड्स और ड्राइवर अभी भी कॉलेज में मौजूद थे। मुझे देखते ही ड्राइवर मेरी तरफ आया और बोला, आप अभी तक घर क्यों नहीं गई? मैं डरते हुए बोली, ड्राइवर अंकल, मैं असाइनमेंट के लिए रुकी थी। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे इतनी ताखिर हो जाएगी। अंकल, क्या आप कोई टैक्सी या रिक्शा ला सकते हैं ताकि मैं घर चली जाऊं? ड्राइवर अंकल अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोले, जब कॉलेज में गाड़ियां मौजूद हैं तो आपको रिक्शे या टैक्सी में जाने की कतई जरूरत नहीं। आप ऐसा करें, मेरे साथ आए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। आपको घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बोली, नहीं अंकल, आप तकलीफ मत करें, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पहले भी मेरे साथ कई मरतबा ऐसा हुआ है। मैं टैक्सी या रिक्शा लेकर घर चली जाती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ड्राइवर की रातों पर पानी फिर गया हो। अभी मैं ड्राइवर अंकल के साथ जेरे बहस थी कि वहां पर एक और आदमी आया। मैं उसे नहीं जानती थी, ना मैंने उस दिन से पहले उस चेहरे को देखा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपको मैम अपने ऑफिस में बुला रही हैं। मैं दोनों की तरफ देखते हुए चल पड़ी, मगर ये देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि मैम का ऑफिस तो लॉक था। तो वो आदमी पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोला, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैम क्लर्क ऑफिस में है,
क्लर्क ऑफिस कॉलेज के बैक साइड पर था। जैसे ही मैं क्लर्क ऑफिस की तरफ गई तो ये देखकर मेरा दिमाग घूम गया कि वो कमरा भी लॉक था। मैं सोचने लगी कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। खौफ के मारे मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहने के लिए मुड़ती, किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा। मैंने खुद को उस इंसान की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश की। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी न सुनी। अचानक पीछे से ही किसी ने मेरे ऊपर वार करते हुए मेरा मुंह और आंखें बांध दी। कुछ ही देर में मैं खुद को निढाल होते हुए महसूस करने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा और एकदम से मेरा दिमाग चकराने लगा। उस वक्त मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माफ हो चुका था और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उन लोगों ने मेरे साथ वो नाजीबा काम किए जिन्होंने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया। उन लोगों ने मेरी रूह तक को छलनी कर दिया। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। इतनी बेदर्दी से मेरे जिस्म को नोचा गया कि मेरी रूह तक कांप उठी। मेरे साथ दरिंदों वाला खेल खेलने के बाद उन लोगों ने मुझे कॉलेज की उस जगह पर फेंक दिया जहां पर स्टूडेंट्स का जाना अलाउ नहीं था। घर में मेरे चचा और चची मेरे लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने कॉलेज में पता किया। कॉलेज के अमले ने भी मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया। चचा ने कॉल करके शाजिया के घर पता किया। वहां से भी कुछ खबर न मिली। रात भर चचा शहर की सड़कें छानते रहे। पागलों की तरह हर आने जाने वाले से मेरे बारे में पूछते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें पता न चल सका। चचा ने प्रिंसिपल के घर का एड्रेस दिया और उनके घर जा पहुंचे। प्रिंसिपल ने उन्हें तसल्ली दी कि सुबह होते ही हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आमना जहां कहीं भी हो मिल जाए। आखिर ये हमारे कॉलेज की भी रेपुटेशन का सवाल है। चचा को बार बार यही फिक्र खाई जा रही थी कि वो अब्बा को क्या जवाब देंगे कि उनकी बेटी का वो अच्छे से ख्याल नहीं रख सके। सुबह होते ही कॉलेज टाइम से पहले कुछ स्टूडेंट वॉक के लिए कॉलेज के उस साइड पर आए जहां पर मैं मुर्दा हालत में पड़ी थी। वो मुझे देखते ही खौफजदा हो गए और चीखते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागे। उस वक्त मेरी हालत ही ऐसी थी कि उनकी जगह और कोई भी मुझे देखता तो वो भी खौफ के मारे भाग जाता। टाइम के साथ साथ जो जो टीचर्स और स्टूडेंट्स आते गए मेरे इर्द गिर्द झुरमुट बनता गया। हर कोई मेरी हालत देखकर जहां गमजदा था, वहीं तरह तरह के सवाल हर एक के दिमाग में थे कि आखिर मेरी इस हालत के पीछे क्या वजह है। कोई कहता जन्नात का असर है, कोई कुछ कहता। मुझे उस हालत में देखकर स्टूडेंट्स मुझे अस्पताल ले गए। शाजिया मेरी ऐसी हालत देखकर मुसलसल रोई जा रही थी, मगर मुझे तो खुद का होश नहीं था, तो मुझे किसी और के रोने की परवाह कहाँ होती। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया और कहा कि ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम इसका इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर्स का यह कहना ही था कि स्टूडेंट्स ने वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, तो मजबूरन डॉक्टर्स को जल्द से जल्द मेरा इलाज शुरू करना पड़ा। मेरी इस हालत की खबर मेरे घर वालों को मिल चुकी थी। मेरे चाचा चाची और अब्बा अम्मा जब हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया कि वो मुझसे नहीं मिल सकते। अब्बा ने डॉक्टर की बहुत मिन्नतें की कि एक दफा हमें अपनी बेटी को देखने दें, उसके बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अम्मा अब्बा के आगे डॉक्टर्स को हार मानना पड़ी और उन्होंने मेरे घर वालों को मुझसे मिलने की इजाजत दे दी। मेरे घर वाले मेरी हालत देखते ही रो पड़े थे। मेरी जहनी और जिस्मानी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर्स का भी कहना था कि सिर्फ दुआ ही आपकी बेटी को बचा सकती है, वरना तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी है, बचने के चांसेस बहुत कम है। मेरी हालत देखकर अम्मा तो जैसे सकते में आ गई। उन्हें मेरी इस हालत का गहरा सदमा लगा। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली। मीडिया वाले हॉस्पिटल के बाहर तरह तरह की खबरें बना रहे थे। अब्बा और चचा से तरह तरह के सवाल किए जाते, मगर अब्बा और चचा के पास मीडिया वालों के उन सवालों को कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानते ही ना थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी ये हालत किसने की, मुझ पर क्या बीती, किस किस अजियत से मुझे गुजारा गया। अब्बा गम से निढाल दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। वो चचा से बोले, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बेटी के साथ ये सब हो जाएगा तो मैं कभी भी इसे कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ ना भेजता। वो तो पहले ही हमें छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर ये मेरी ही जिद थी। आज मेरी जिद ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। एक दफा मुझे पता चल जाए कि ये किस दरिंदे का काम है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके गले में कानून का फंदा डलवा के ही दम लूंगा। चचा अब्बा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भाईजान सब्र करो। सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि ये सब हो जाएगा, मगर अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। आमना के ठीक होने के बाद हमने उसे ये महसूस नहीं होने देना कि उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, बल्कि कोशिश करनी है कि वो जल्द से जल्द नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौट आए, और ये सब हमारी कोशिशों से ही हो पाएगा। अब्बा बोले, अकबर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुका हूँ। मुझसे अपनी बेटी की ये हालत नहीं देखी जा रही। मेरा जी चाहता है कि जिसने ये सब किया उसे जिंदा काट दूं। चचा बोले,
ये सब तो आमना के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि अभी आमना का होश में आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कोमा में जा चुकी है। अब तो बस हमारी दुआएं ही उसे वापस ला सकती हैं। एक तरफ मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान थे, तो दूसरी तरफ मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे थे। मुजरिम उन्हीं के बीच में थे, मगर वो सबकी आंखों से ओझल थे। हर कोई मेरी सेहतियाबी के लिए दुआएं कर रहा था और मेरे कोमा से बाहर आने के इंतजार में था। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद भी 20 दिन के बाद मैं कोमा से बाहर ना आई। जिस तरह ये खबर आग की तरह फैली थी, उसी तरह झाग की तरह बैठ गई। जैसे गोलाबारी के बाद फिजा पुरसुकून हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह शहर में अमन अमान हो गया। गुजरते दिनों के साथ जैसे किसी को कुछ याद ही न रहा। सब ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि असल कयामत तो मेरे घर वालों पर टूटी थी, जो कि अभी तक हॉस्पिटल में जलीलो ख्वार हो रहे थे। मेरी इस हालत ने मेरे माँ बाप की कमर तोड़ कर रख दी। उन्होंने मेरी ऐसी हालत के बारे में कभी सोचा भी ना था कि मेरी वजह से उन्हें इतने मुश्किल और कठिन दिन देखने पड़ेंगे। 1 महीने के बाद मेरे होश संभलने लगे तो मुझे अपने साथ गुजरा वो करपनाक वाकया याद आने लगा। मैं चीखें मारते रोने लगती और सिर्फ ये कहने लगी, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। 2 दिन बाद ही मुझे और मेरे घर वालों को जो खबर मिली, उस खबर ने हमें सजदा रेज होने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक दरिंदे का तो इस कदर खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, उसके दिमाग में चोट लगने की वजह से उसकी बीनाई चली गई और वो हमेशा के लिए देखने से महरूम हो गया। बेशक कुछ लोगों को इंसाफ दुनिया में ही मिल जाता है। मेरी जहनी हालत कुछ हद तक समझ चुकी थी, मगर जिस बेदर्दी से मेरे जिस्म को नोचा गया था, वो घाव अभी तक नहीं भरे थे। अब भी जब वो लम्हा याद आता तो मैं अपने बाल नोचती। मुझे खुद से घिन आने लगी थी। मेरी अम्मा हर वक्त मेरी देखभाल के लिए मेरे पास मौजूद रहती। जब मुझे वो सब याद आता, मैं अम्मा से भी खौफ खाने लगती। ऐसा लगता था जैसे मैं हाफ मेंटल हो चुकी हूँ। अम्मा से कहती कि दूर हो जाओ मुझसे, मुझे छोड़ दो। मुझे अम्मा के चेहरे में वो दरिंदे नजर आते जिन्होंने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी थी। मेरी ये हालत मेरे माँ बाप से देखी नहीं जाती थी। अब्बा डॉक्टर के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब, क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने यकीन दिलवाया कि आपकी बेटी कोमा से बाहर आ चुकी है। अब नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना आप लोगों का काम है। खासकर आप लोग उसके पास रहिए, उससे बातें करें, उसका दिल लगाने की कोशिश करें। कोई भी बात उसके जहन में ऐसी नहीं आनी चाहिए जो उसके बीते हुए माजी को याद दिलाए, वरना फिर से आपकी बेटी कोमा में जा सकती है। अम्मा अब्बा इस बात से बहुत घबराए हुए थे, इसीलिए वो हर वक्त मेरे पास रहते। मेरे होश में आने के बाद ही मैंने घर वालों को बता दिया कि कौन कौन लोग मेरी इस हालत के जिम्मेदार हैं। मेरा ये बयान कॉलेज के प्रिंसिपल को हैरत में मुब्तला कर गया। वो बोली, आमना, आप अपने दिमाग पर जोर देकर बताएं, आखिर आपकी इस हालत के जिम्मेदार कौन है? चाचा एकदम भड़क कर बोले, प्रिंसिपल साहबा, जब बच्ची बता रही है तो आप बार बार एक ही बात क्यों पूछे जा रही हैं? प्रिंसिपल बोली, क्योंकि जिस पर यह इल्जाम लगा रही हैं वो मेरा भतीजा है, और उस दिन मेरा भतीजा कॉलेज से घर मेरे साथ गया था, तो मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं कि ये बच्ची जो कह रही है वो सच है? चाचा बोले, देखिए मैम, तरस खाएं इस बच्ची पर। अगर आज वो दरिंदे कानून की पकड़ से फरार हो गए तो हो सकता है, अल्लाह न करे, आज हमारी बेटी के साथ ये सब हुआ है, कल को आपकी बेटी के साथ भी ये सब हो। इसीलिए मुजरिम को कानून के हवाले कर दें। मगर प्रिंसिपल मैम ने हमारी किसी भी बात पर कान न धरे। ठीक है, वो अच्छे से जानती थी कि अगर इल्जाम उनकी फैमिली पर आया तो उनकी सालों की मेहनत जाया चली जाएगी। इसीलिए वो किसी सूरत भी इल्जाम अपने भतीजे पर नहीं आने देना चाहती थी। इतना बड़ा कॉलेज होने की वजह से प्रिंसिपल मैम की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने बहुत सी सिफारिशें डालकर अपने भतीजे को इस केस से खारिज करवा दिया। वो जो अभी पुलिस की गिरफ्त में आया भी नहीं था, आजादाना तौर पर घूमने लगा। मैं दुआ करने लगी कि अल्लाह, इससे हवा की बेटियों को बचाए रखना। 3 माह हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर आ गई। मेरे घर वालों की कोशिशों से मैं नॉर्मल जिंदगी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लौट रही थी। अगर अम्मा बाहर कहीं मुझे अपने साथ ले जाती तो गांव वाले मुझे अजीब सी नजरों से देखते। उनकी इस तरह की नजरों से मुझे चुभन होती, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, जबकि मेरा तो कोई गुनाह था ही नहीं। मैं बेकसूर होते हुए भी लोगों की नजरों का सामना नहीं कर पाती थी, मगर अम्मा जानबूझकर मुझे बाहर लेकर जाती ताकि मैं लोगों को फेस करूं। 1 साल गुजरने के बाद एक दिन मैं अब्बा से बोली, अब्बा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे देंगे? अब्बा शफकत से मेरी तरफ देखते हुए बोले, मेरी बेटी के लिए तो जान भी हाजिर है। तो मैंने जो बात अब्बा से कही वो सुनने के बाद अब्बा के चेहरे पर परेशानी आ गई। अब्बा बोले, नहीं आमना, और अपने से दूर नहीं भेजूंगा। मैं बोली, अब्बा, क्या आप अपनी बेटी को इतना कमजोर समझते हैं जो हवा के एक झोंके से टूटकर बिखर जाएगी? मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया को दिखाऊं
कि मैं कमजोर नहीं हूँ जो उन दरिंदों से डर कर घर में छुप कर बैठ जाऊं, बल्कि मैं एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हूँ। मैं बोली, अब्बा, मैं दोबारा से कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। मैं आपके ख्वाबों को यूं बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकती। आप इसे मेरी इज्जत समझें या मेरी खुशी, मगर मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करके रहूंगी। उस कॉलेज न सही किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप आज ही चचा से बात करें। अभी अब्बा और मेरे दरमियान यही बहस चल रही थी कि चचा की कॉल आ गई। आए दिन चचा की अब्बा को कॉल आया करती, क्योंकि मेरा केस चचा लड़ रहे थे। इसी सिलसिले में मुझे कई बार शहर जाना पड़ा। मेरे केस की सुनवाई थी। चचा ने अब्बा को बताया कि वो लोग मुझे डरा धमका कर गए हैं। अगर हमने ये केस वापस ना लिया तो हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अब्बा बोले, अकबर, मैं तो कहता हूँ दफा करो, वो बड़े लोग हैं, ये ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। चचा बोले, भाईजान, मैं उनकी धमकियों से नहीं डरता, उनको जो करना है कर ले, मगर मैं ये केस वापस हरगिज नहीं लूंगा। अब्बा बोले, अकबर, मैंने जो कहा है वो करो, तुम आज ये केस वापस लो, मैं मजीद कोई नुकसान नहीं चाहता। और हाँ, एक बात और, आमना दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती है। मैंने तो इसे बहुत समझाया है कि घर पर रहो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की, मगर ये हमारी बात नहीं मानती। चचा बोले, भाईजान, अगर आमना पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दें, उसे मत रोकें, बल्कि जिंदगी में उसे आगे बढ़ने दें। यूं ऐसे लोगों से डरकर घर में बैठना कहाँ की अकलमंदी है। जो हो चुका सो हो चुका, अब उसे अपने आने वाला कल संवारने दें, और इसमें आप उसका साथ दें या ना दें, मैं हर कदम पर उसके साथ हूं। अब्बा बोले, ठीक है, अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं इसे शहर छोड़ आता हूं, मगर अकबर, एक बात याद रखना, अब और कोई दुख उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ये कहकर अब्बा मेरे सामने तो ना रोए, मगर उनकी आंखों में चमकता पानी मैं देख चुकी थी। मुझे अपने माँ बाप की तकलीफ का बखूबी अंदाजा था कि मेरे साथ साथ वो भी किस करब से गुजर चुके हैं। मैंने अपना कुछ जरूरी सामान लिया और अब्बा के साथ शहर चली गई। वापसी पर अब्बा ने चचा को समझाया कि तुम केस वापस ले लो। चचा खामोश हो गए। अब्बा के जाने के बाद मैंने चचा से कहा, चचा, आपको केस वापस लेने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, तो हम दोनों ये केस मिलकर लड़ेंगे। अगरचे उन दरिंदों को कुदरत सजा दे चुकी है, मगर अभी उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। अगले दिन केस की पेशी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही चची ने दरवाजा खोला तो सामने प्रिंसिपल मैन और उनका भाई खड़े थे। चची उन्हें दरवाजे पर ही रोकना चाहती थी, मगर वो जबरदस्ती अंदर आ गए। उनकी आमद की वजह से चचा ने मुझे कमरे में भेज दिया। प्रिंसिपल मैम बोली, देखें अकबर साहब, जो भूल मेरे भतीजे से हुई है, बेशक हम चाहकर भी उसका कफारा अदा नहीं कर सकते, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि अदालत के बजाय हम घर में बैठकर ही ये मामला सुलझा लें। यूं अदालतों में एक दूसरे को घसीटेंगे तो इससे न सिर्फ हमारी बल्कि आपकी भी बदनामी है। चचा गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए बोले, हमारी तो जो इज्जत नीलाम होना थी वो हो चुकी है। आप ये क्यों नहीं कहते कि यहाँ आप अपने मफाद के लिए आई हैं? प्रिंसिपल मैम के भाई कहने लगे, मेरे बेटे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो पहले ही एक्सीडेंट में अपनी बीनाई खो चुका है। अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, मगर प्लीज आप मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दें। चचा गुस्से से बोले, ये मेरी बर्दाश्त है कि मैं अपने घर में ही आप लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। रही बात पैसे की, तो पैसा आप लोगों के लिए मायने रखता होगा, हमारे लिए तो हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और रही बात केस वापस लेने की, तो वो तो मैं नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिंसिपल मैम बोली, अकबर साहब, आप ठंडे दिमाग से सोचें। अगर आप कोर्ट में गए तो मीडिया वालों की नजरों से नहीं बच सकते। जो बात दब चुकी है उसे दबी रहने दें। चचा बोले, आप लोग जाते हैं या मैं आप लोगों को धक्के देकर घर से निकालूं? चचा उंगली उठाए प्रिंसिपल मैडम की तरफ इशारा करते हुए बोले, और आपने तो कहा था कि मुझे कोई भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो फिर आज अचानक अपने भतीजे की जिंदगी की भीख मांगने क्यों आ गई? प्रिंसिपल मैम बोली, देखें अकबर साहब, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। हम तो आपको सीधे से मनाने आए थे, वरना आप नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता? ये आपको आज कोर्ट में जाकर ही पता चलेगा कि पैसे की क्या औकात है। उस दिन कोर्ट जाते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। चचा मेरी घबराहट देखकर बोले, हामना, परेशान क्यों हो? कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग नहीं जानते कि उनकी धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होगा। उनको ये था कि हम डर जाएंगे और इसी डर के मारे कोर्ट नहीं जाएंगे, मगर वो नहीं जानते कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जो उनके जी में आता है वो कर ले। मैं बोली, चचा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचे।
आपको चाहिए था कि मुझे अकेली भेज देते। चचा मेरी तरफ देखते हुए बोले, आमना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी कसूर है। मैं तड़प उठी, क्योंकि चचा ने हमेशा एक बाप की तरह हर कदम पर मेरा साथ दिया। आज भी जब अब्बा ने केस वापस लेने के लिए कहा तो चचा डटे रहे। ये नहीं सोचा कि मेरी जान को खतरा है, बल्कि वो मुझसे बढ़कर मेरी हिम्मत बने रहे। ये बात झूठ नहीं थी कि मैं गांव से पढ़ाई के लिए आई थी, मगर मेरा बड़ा मकसद अपने मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना था। ये बात मैंने और चचा ने अब्बा से छुपा के रखी, क्योंकि अब्बा पहले ही बहुत डरे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके भाई पर कोई मुसीबत आए। अभी हमारी गाड़ी को घर से निकले कुछ देरी हुई थी कि नामालूम अफराद ने हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की। जब चचा ने गाड़ी ना रोकी तो उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की ताकि हम अदालत तक ना पहुंच सके, मगर खुदा हमेशा सच का साथ देता है। जैसे तैसे करके हम अदालत पहुंचे तो हमारे मुखालिफ हमें सही सलामत देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंच पाएंगे। चचा समझ गए कि उन्हीं लोगों की कारसाजी है। कुछ देर के बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। मुझे कटहरे में बुलाया गया, मेरे बयानात लिए गए। वो दरिंदे नुमा इंसान मेरे सामने मौजूद थे, जिन्हें देखकर मेरी रूह लरस गई। एकदम मेरे दिमाग में वही सब घूमने लगा जिसे मैं पिछले कई महीनों से भूलने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना बयान दिया कि ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने मेरी इज्जत को पामाल किया। जज साहब बोले, गौर से देखें, क्या ये वही लोग हैं? मैं चीख कर बोली, जज साहब, मैं इन चेहरों को मरकर भी नहीं भूल सकती। मैं जज साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, जज साहब, इनको सख्त से सख्त सजा दें ताकि कभी भी ये किसी की बहन या बेटी को निशाने इबरत न बनाए। जैसे इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की, किसी और की जिंदगी तबाह न कर सके। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। अब वहां सिर्फ मेरी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। सब लोग जज साहब के फैसले का इंतजार कर रहे थे। चचा भी पुरुमीद नजरों से जज की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि जज उन्हीं के हक में फैसला करेगा। आखिरकार मेरी गवाही के बाद जज साहब को फैसला करने में ज्यादा वक्त न लगा। उन तीनों दरिंदों को जज साहब ने कड़ी से कड़ी सजा सुनाई और हुक्म दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए। उनकी सजा को सुनकर मेरे अंदर एक इत्मीनानियत भरी लहर दौड़ गई। प्रिंसिपल मैम और उनका भाई मुंह छुपाते फिरने लगे, क्योंकि अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। उनकी इतनी दौलत और शोहरत उसी वक्त मिट्टी में मिल गई। मुजरिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाकर चचा बहुत खुश और मुतमईन थे। उनकी आंखों में खुशी का पानी चमक रहा था। चचा बोले, देखा आमना, मैंने कहा था ना कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। चलो अब घर जाकर ये खुशखबरी कॉल करके भाई को बताते हैं। मगर जैसे ही हम बाहर गए, मीडिया वाले पहले से ही हमारे मुंतजिर थे। हमें देखते ही वो हमारी तरफ लपके। चचा ने उन्हें मुझसे किसी भी किस्म का सवाल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आपको जो भी सवाल पूछना है वो मुझसे पूछे। चाचू ने कहा, मेरी भतीजी बहुत हिम्मत वाली और बहादुर है, क्योंकि ये अपने साथ होने वाले हादसे के असरात अपने साथ लिए जीने की कोशिश कर रही है। और मैं ये कहूंगा कि हमें हक और सच की आवाज को कभी भी नहीं दबाना चाहिए, बल्कि अपनी बेटियों की आवाज बनना चाहिए, ताकि वो खौफ के मारे किसी के आगे ना झुके, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाएं और इन भेड़ियों के रूप में मौजूद इंसानों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि ये कल को किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। और ये कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और मुतासिरा अफराद की मदद करना हमारी समाजी और मुआशरती जिम्मेदारी है। इस डर से कभी भी अपनी बहन बेटी की आवाज मत दबाएं कि हमारी बदनामी होगी, बल्कि उनके बराबर खड़े हो और उनकी आवाज बने। घर जाते ही चचा ने फोन करके सबसे पहले ये खबर अब्बा को सुनाई। अब्बा जज्बाती होते हुए बोले, अकबर, आज तुमने ये साबित कर दिया कि आमना मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी बेटी है। और हाँ, अब वो तुम्हारे पास ही रहेगी जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा अब उसे अपने चचा पर भरोसा है। चचा बोले, भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आमना के इंसाफ के लिए लड़ रहा था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं भी उसका मुजरिम हूँ, मगर जब से मैंने उसके गुनहगारों को सजा दिलवाई है, आप नहीं जानते मैं खुद को कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। कुछ सालों की अनथक मेहनत से मैंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया। अगरचे मेरे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आई, मगर मैं उनको खातिर में ना लाई और आगे बढ़ती रही। अपनी इन्हीं कोशिशों से आज मैं सिविल जज के ओहदे पर फाइज हूँ और मौजूदा पोजीशन के आगे दुनिया मेरा माजी भूल चुकी है। अब सिर्फ याद है तो ये कि मैं सिविल जज हूँ, और उन सबका क्रेडिट मैं अपने चचा को देती हूँ, जो मेरी हिम्मत बने रहे, हर मैदान में मेरा भरपूर साथ दिया और उस जगह डटकर मेरे साथ खड़े रहे जहां मुझे मजबूत सहारे की जरूरत थी। मैं जानती हूँ अगर उस वक्त मुझे चचा का सहारा ना मिलता तो मैं कभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच सकती थी।
जहां के आप हो। आज भी जिंदगी के किसी मोड़ पर रहनुमाई की जरूरत हो तो मैं अपने चचा से ही मशवरा लेती हूँ। मेरे अम्मा अब्बा की तरह आज भी चचा हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।